वालेकुम अस्सलाम। चलिए तो डाउट्स देखते हैं। The questions are getting downloaded. तो वफा आपने जो बाद में क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे पहले वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहां पे ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट। एक हॉर्स शू मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, ठीक है। और उसके अंदर एक वायर जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। There is a current in the wire in the direction shown and this causes a force to act on the wire। तो जाहिर सी बात है, हम ये जानते हैं जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एक टॉर्क लगता है, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा रूल यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल? फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए वफा कह रही है राइट हैंड, पीयूष कह रहे हैं लेफ्ट हैंड। Yeah, Fleming's left hand rule, Wafa. Right hand is used for to know the direction of the current. That was for means magnetism is there and the force is there, and you want to know in which direction the current will flow. The generator concept. याद आया? So there will be left hand rule. Okay. Now this thumb will give you the direction of force. This index finger, yes, what it will give you? इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या देगा? फोर फिंगर क्या देगा? पीयूष कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और श्वेता, वफा, sorry, this forefinger. I need quick answer. Yeah, that is the direction of magnetic field. Or central finger current. Thumb M motion. ठीक है। फोर फिंगर F field, यानी मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर C मींस करंट, ठीक है। चलो, तो अगर यहां पे देखो ये वाला जो आपका सेटअप है, इसमें अगर देखो तो या सीबीआई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सीबीआई, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहां पे जैसा कि आपको यहां बोर्ड पे दिख रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता हूं। तो आप ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, तो वहां के अकॉर्डिंग मेरा उल्टा जा रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ
अकॉर्डिंग टू, लेकिन कैसे आप समझ पाओगे? चलो इसको इमेजिन कर लो, क्योंकि इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी व्हेन आई एम सीइंग ऑन दिस स्क्रीन। तो देखो नॉर्थ टू साउथ, जैसा कि आपको दिख रहा है, नॉर्थ टू साउथ हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अपने हिसाब से करो, ठीक है, इसको करो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वायर जो होगा वो क्या होगा, करंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, देखो मैग्नेट के अंदर जा रहा, तो हमने ऐसे कर दिया मैग्नेट के अंदर, तो देखो थंब नीचे की तरफ है, ठीक है, देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, सी है, ठीक है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नीचे 3 सेटअप्स किए गए हैं, तो इन तीनों में से कौन सा सेटअप, यानी पी क्यू आर या पी क्यू या पी या आर, एकदम ओरिजिनल सेटअप की तरह उसमें भी फोर्स नीचे लगेगा, तो हमें यह देखना है। तो अब पी की तरफ आते हैं, तो पी में देखो क्या है, मैग्नेट को रिवर्स किया गया है, तो मैग्नेट को अगर रिवर्स कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मींस नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो देखो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो इसका मतलब इसमें फोर्स ऊपर लगेगा, तो पी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, मतलब नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, करंट का डायरेक्शन पहले अंदर था, अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, तो इसका मतलब यहां पे भी फोर्स ऊपर लगेगा, देखो थंब ऊपर जा रहा है। इसमें आते हैं, तो इसमें मैग्नेट का डायरेक्शन भी रिवर्स है और करंट का भी डायरेक्शन, तो मैग्नेट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसे किया, ठीक है, और करंट बाहर की तरफ ऐसे किया, तो देखो थंब कहां जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन जो है वो नीचे आएगा, तो यहां पे आंसर होगा आर ओनली, ठीक है। सिर्फ यहां पे लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना था बस। तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है? हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे वो आईआईटी लेवल, आईआईटी मतलब ये कि अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है 6 क्लास में, तो उसका स्टैंडर्ड 6 क्लास से थोड़ा हाई रखा जाता है, वो बैच अलग होते हैं। तो इसी तरह 9 10 में बच्चे हैं वो आईआईटी नीट के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी लेवल हाई रखा जाता है, नीट और आईआईटी लेवल का रखा जाता है, क्वेश्चंस उसी तरह डिजाइन, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए गए ना वो उसी लेवल के। अब आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है आपके वहां का, ये क्यों रखे गए हैं, क्या मकसद है इस लेवल का, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब कुछ चीजें, जैसे ये जो आपने क्वेश्चंस भेजे ये थोड़ा सा चलो ठीक है, लेकिन और जो क्वेश्चंस है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफिकल्ट है, लेकिन उस लेवल का आप पढ़ लोगे आपके लिए इजी हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इजी हो गया ना। तो यही बैच अगर मेरा बोर्ड टारगेट नहीं होता, मेरा टारगेट होता आईआईटी, तो इस उसी बैच में हम अलग लेवल से पढ़ाते हैं, तो एक बैच में हर लेवल से नहीं पढ़ाया जा सकता, एक बैच किसी ना किसी चीज को टारगेट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब बैचेस बनते हैं तो एक होता है 11th 12th रेगुलर, एक होता है 11th 12th कॉम्पिटिटिव, एक होता है नीट टारगेटिंग बैच, आईआईटी टारगेटिंग बैच, हर बैच बैच का अपना एक मकसद होता है। तो मेरा क्या है, बोर्ड मेन है। पहले जब मैं पढ़ता, अब मैं अलीगढ़ वापस आ गया, मैं आपको बताऊं जब मैं अलीगढ़ में पहले पढ़ाता था तो मेरा हर बैच कंपटीशन भी टारगेटेड होता था, बोर्ड प्लस कंपटीशन। लेकिन अलीगढ़ से जाने के बाद वो चीज, क्योंकि सारे स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड के लिए मिले, कंपटीशन के लिए बहुत कम मिले, और कंपटीशन के लिए मिले भी तो कोई एमयू के लिए है, कोई जामिया के लिए है, कोई सीएचएस के लिए है, किसी को नवोदय, तो हर कंपटीशन की तैयारी एक में नहीं कराई जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीजें मैच करती हैं लेकिन कुछ अपना क्वेश्चन, नहीं तो एनटीएससी सीबीएसई बोर्ड आईआईटी नीट सबका एक ही बैच होता फिर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस वहां से सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये क्यों हुआ था, मतलब सिर्फ स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए?
ओके, अब देखो, 4 स्मॉल कंपासेस आर प्लेस्ड अराउंड अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है, ओके, एक सोलेनॉइड है। अब जैसा कि सोलेनॉइड का हम कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, अच्छा ये बताओ, जब भी करंट फ्लो करता है लूप से, तो अगर करंट क्लॉकवाइज है और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो कौन सा फेज साउथ होता है, कौन सा फेज नॉर्थ होता है? जब लूप को हमने पढ़ा था तो ये देखा था ना, साउथ और नॉर्थ पता करने के लिए। स्कैन, यस, वेरी गुड, स्कैन, दैट इज साउथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ, यस। तो देखो, क्लॉकवाइज पे क्या होगा, साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नॉर्थ। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब सोलेनॉइड में भी जब करंट फ्लो करता है तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो भी जो है इसकी तरह होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है। यस, याद आ रहा है? ठीक है, तो बाहर जो है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? यस, दैट इज नॉर्थ टू साउथ, और सोलेनॉइड के अंदर दैट इज साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जरा गौर से सोलेनॉइड को देखो, अभी इस पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो चारों तरफ को जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करेगी। तो देखो, क्या जो ये कंपास है इनका डायरेक्शन सब ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया गया तो देखो करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये बताओ कंपास का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है, कंपास का, तो देखो कंपास की अगर डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर यहां नॉर्थ से साउथ निकल रही है तो यहां पे जो कंपास होगा मींस वो ये बताएगा नॉर्थ का डायरेक्शन। फिर उसके बाद यहां रखोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, फिर यहां रखोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, यहां रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और याद करो, मैंने आप लेक्चर में भी देखोगे तो ये चीज मैंने आपको शो की थी, कंपास नीडल मूव करते हुए। ठीक है, तो ये देखो, इस पोजीशन पे कहीं भी कंपास का नीडल ऐसे अप एंड डाउन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला सेटअप तो ये वाला सेटअप दोनों गलत है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो ये डायरेक्शन होगी राइट में या लेफ्ट में, तो ये डिसाइड करेगा कि सोलेनॉइड का फेज कौन सा है। तो अगर तुम इधर देखोगे तो ये देखो, यहां से ऐसे करंट जाएगा और ऐसे आएगा, मतलब अगर इस वाले फेस को तुम सामने से देखोगे तो करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट कैसे जा रहा है, साउथ, सॉरी, क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ। इसमें भी यही है, साउथ और ये नॉर्थ। तो इसका मतलब अगर ये नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ऐसे, और यहां पे ऐसे होगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो
कैसे होना है? अगर नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ क्या आएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, इसमें गड़बड़ी है। देखो यहां पे इन्होंने, देखो बहुत गौर से देखो, गलती है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ होगा, ये पता। तो अब नॉर्थ से साउथ जब जाएगा ऐसे, तो कंपास का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, ये तो करेक्ट है। लेकिन जब नीचे आएगा नॉर्थ टू साउथ, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ऐसे होगी, तो कंपास का डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगा? यानी ये भी गलत। वही, अब ये समझ में आया, यहाँ पे कंपास का डायरेक्शन राइट दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगी ना, नॉर्थ टू साउथ। तो ये भी गलत होगा, सी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। समझ में आ रहा है? अब यहां पे आओ, तो करंट का डायरेक्शन सब में सेम बना है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ होगा। तो जब नॉर्थ से साउथ जब जा रहा है, तो कंपास ऐसे क्या हो जाएगा, राइट में क्यों होगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन में गलती है। वफा इसको डिस्कस कीजिएगा टीचर से, क्योंकि अगर यह है तो इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, ये वाला करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए, या फिर इस डी ऑप्शन में ऐसे बना होना चाहिए, ऐसे। ठीक है। अब नॉर्थ टू साउथ अगर होगा, देखो तब भी गलती, चारों एक तरफ हो ही नहीं सकते। अगर ये वाले ऐसे होंगे तो ये वाले इस डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि चारों एक डायरेक्शन में होंगे ही नहीं। अब ऐसे समझो, यहां पे मान लो मैंने इसको ऐसे किया, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, यस और नो? डायरेक्शन रिवर्स करते ही, तो जब ये नॉर्थ हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मूव करेगी, नॉर्थ यहां से निकलेगी, यहां पे एंटर करेगी। तो देखो इट इज नाउ फॉलोइंग द डायरेक्शन, और इधर भी नीचे भी इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नाउ इट इज फॉर्मिंग द डायरेक्शन। तब जाके ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि सोलेनोइड में अगर है, तो मान लो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो फिर कंपास का डायरेक्शन ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, और इधर वाले का अपोजिट, क्योंकि खुद देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड में साउथ टू नॉर्थ जाएगी ना, तो कंपास का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए ना, साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें गलती है, यहां पे डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगा, ऐसे होगा। तब जाके ये डी ऑप्शन सही है, वरना चारों ऑप्शन गलत। या अब देखो इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डेटा आर दिस, यानी कोई डेटा है जिसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, x/5, x/3, 2x/3, x/4, 2x/5 and 3x/4। ठीक है ना? इफ द मीडियन ऑफ डेटा इज 4, यानी मीडियन जो है इसका 4 है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होती है।
लेकिन हमने सीखा था कि अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मिड वैल्यू है, अगर ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर है तब जो बीच में दो लाई करेंगे उनका मीन। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। उनमें जो टेबल यानी टेबल फॉर्म में नहीं होंगे, एक जनरल फॉर्म में होंगे। टेबल जब बनता है तो वहां के लिए हमने मीडियन निकालने का बकायदा पूरा फॉर्मूला, सारी चीजें, कौन सी मीडियन क्लास होगी, सारी सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो अब जब एक ऑब्जर्वेशंस ऐसे दिए हुए हैं तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए ये याद रखना हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना जरूरी है डेटा को जब ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया हो, क्योंकि अगर टेबल फॉर्म में दिया होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले अब हम ये देखना भाई इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे x/5 ये सबसे छोटा होना चाहिए, उसके बाद x/4, उसके बाद x/3, फिर आ जाएगा क्या 2x/5 उससे बड़ा, फिर 2x नो देन 3x/4 then 2x/3। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना तो x की कोई वैल्यू सपोज कर लो, मान लो नहीं समझ में आ रहा तो x की कोई वैल्यू सपोज कर लो, कोई वैल्यू सपोज कर लो जो तुम्हें इजी लगे, 10, 11, 6, 3। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ठीक है, 2x/3 तो ये अगर 3 तो 9/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 तो 9/4 दैट मींस 4 is 8। ये तो सही है भाई, x/3 यहाँ पे है 2x/5। ठीक है, 2x/5 छोटा होगा लेकिन x/3 से बड़ा होगा, क्योंकि मान लो 3 हो गया तो दैट विल बी 6/5। ठीक है, तो अगर मान लो हम x को 3 मानते हैं तो कंफ्यूजन मुझे हो रहा है इसमें और इसमें, ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 4 2 8 1 4 2 8 2.2 समथिंग। तो यहां से हमें पता चल गया कि 2x/3 बड़ा है और 3x/4 छोटा है, यानी 2x नहीं नहीं नहीं, हाँ सही तो है, 2x/3 बड़ा है और 3x/4 छोटा है, और ये हो गया x। गॉट द पॉइंट। अरेंज कर लिया अच्छे से। अब देखो मिड वैल्यू क्या है, अब कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है यानी ऑड, तो बीच वाली वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2x/5 है ये मीडियन, और ये किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। डी आंसर होगा। एनी कंफ्यूजन? तो फिर नई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है अभी, पहले दूसरे के लिए फिर फ्रेश हो जाएंगे। और कितने क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल, एक कैंडल है जिसके टॉप के एलिवेशन, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, फ्रॉम टू कॉइन्स एट अ डिस्टेंस a सेंटीमीटर, एक कॉइन यहाँ है एक कॉइन यहाँ है, a इज ग्रेटर देन b। अच्छा, a जो है यानी a सेंटीमीटर पे एक है और एक b सेंटीमीटर पे, लाइक दिस। तो ये मान लो पॉइंट c है, ये मान लो पॉइंट d है, तो इन दो कॉइन्स से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
ठीक है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, हाइट ऑफ द कैंडल हमें निकालनी है। सोल्यूशन किस पे, व्हाट्सएप पे? नहीं तो यहां पे आपने L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, L इज इक्वल टू क्यों लिखा है? अच्छा एस इज इक्वल टू है वो। आपने देखिए लेफ्ट पे L लिखा है ना, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, तो L इज इक्वल टू क्यों लिखा है? क्या वो पीयूष मिला? अच्छा एक मिनट। ओके चलो पीयूष उसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइट ऑफ द कैंडल निकालना है। अब देखो यहाँ पे भी, क्योंकि जो आपको हाइट ऑफ द कैंडल निकालना है, तो आंसर में दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे गौर से देखो, मींस हाइट ऑफ द कैंडल मतलब तुम्हें एच की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इन ट्राइंगल सबसे पहले ए बी सी करोगे तो tan 60 हो जाएगा h अपॉन b, ये तो होगा। दैट मींस h इज इक्वल टू b रूट थ्री, tan 60 रूट थ्री हो जाएगा। यस और नो? और अगर इन ट्राइंगल ए बी डी करोगे तो tan 30 हो जाएगा h अपॉन a। ठीक है, दैट मींस ये 1 बाई रूट थ्री हो जाएगा, ये 1 बाई रूट थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू h बाई a। दैट मींस a इज इक्वल टू h रूट थ्री हो जाएगा, दैट इज सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां पे तुम्हें h को निकालना है, h को तो तुम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, एक है h इज इक्वल टू बी रूट थ्री और एक है h रूट थ्री इज इक्वल टू a। अब इन दोनों इक्वेशन में ये नहीं कर सकते कि भाई इसको भी h के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दे तो h तो गायब हो जाए, h को एलिमिनेट नहीं करना है, h रहना है। तो अब दो इक्वेशंस हैं यहां पे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, तो ये हो जाएगा h इंटू एच रूट थ्री और ये हो जाएगा b रूट थ्री a, रूट थ्री कैंसिल, h स्क्वायर विल बी ए बी, h आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए बी, क्योंकि यहां पे अंडर रूट ए बी सेंटीमीटर, ये ऑप्शन होगा सी। क्योंकि यहाँ पे h को हटाना नहीं है इसीलिए हम h के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, बट h हमें चाहिए, तो इस वजह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो LHS भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS भी मल्टीप्लाई होगा, एंड यू विल गेट द आंसर। एनी डाउट? तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में
जैसे याद करिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो दो इक्वेशंस बनेगी तो एक को दूसरे में पुट करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, वो डिपेंड करेगा कि आंसर में क्या चाहिए। तो दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि ये क्वेश्चन। चलो फिर से वो क्वेश्चन वापस लेते हैं। लेट अस टेक दैट क्वेश्चन अगेन। ऐसे ही जब बोर्ड में जब एक क्वेश्चन आपसे ना हो रहा हो तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया, आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक चीज नहीं हो रही, स्ट्रेस करती है तो माइंड फिर उस पर वर्क नहीं करता, फिर आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर वापस आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाएगी चाहे बीच में कहीं भी आ जाएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, आपको लगता है कि एकदम ही नहीं होगा ये क्वेश्चन तो छोड़ दो, पहले बाकी सब कर लो, ठीक है। अब यह है ए एल और एस और डी की वैल्यू यहां पे दी हुई है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के माइनस एल प्लस ए, ये दिया हुआ है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब इन तीनों के देने का मतलब क्या, हम ये जानते हैं कि s क्या होता है, दैट इज n/2 a प्लस ये होता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस में L भी आ रहा है, A भी आ रहा है और K भी आ रहा है, इसका मतलब K रहना है, बाकी सब हमें, क्योंकि K की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे एक ही हो गया। दूसरा लास्ट टर्म जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म जो है दैट विल बी A प्लस n-1 D, ऐसा हो जाएगा, क्यों भाई? ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो 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 D की वैल्यू हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन A, सॉरी D की वैल्यू हो जाएगी L माइनस A अपॉन n-1, ये तो D की वैल्यू हो गई, क्योंकि D हमें हटाना है ना, क्योंकि इसको हम मेन इक्वेशन अब मान रहे हैं, तो D की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अच्छा यही किया है, अच्छा इसीलिए आपने L इज इक्वल टू, ओके ठीक 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 ठीक, गुड 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 गुड, ठीक है। तो D की वैल्यू हमारी आ गई L माइनस A इज इक्वल टू n-1, एक तो वैल्यू ये आ गई, ठीक है, D की वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके। तो चलो इस D को इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें K की वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा L माइनस ए अपॉन n-1 इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन A माइनस L प्लस A, ठीक है। अब यहाँ पे n और आ रहा है n बाई, ठीक है चलो। अब देखो L स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये क्या होगा, दैट विल बी L प्लस A L माइनस A, ठीक है। यानी यहां पे इस जगह पे मैं इसी स्टेप पे कर देता हूं, इसको अगर मैं करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं L प्लस A इंटू L माइनस A, L माइनस A कैंसिल हो जाएगा, अब क्या होगा K माइनस L प्लस A, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू L प्लस A इंटू N माइनस 1, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा L प्लस A इंटू N माइनस 1 प्लस L प्लस A, ठीक है। तो ये हो जाएगा L प्लस A कॉमन, अंदर क्या बचेगा N माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसमें से और इसमें से L प्लस A कॉमन ले लिया तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी N इंटू L प्लस A। पीयूष मेरा तो बड़ा इजी लग रहा है,
तुम्हारा इतना खतरनाक क्यों दिख रहा है आंसर? ठीक है, तो अब देखो k की वैल्यू क्या आ गई n, इसका मतलब ये देखो s की वैल्यू है तो ये n/2, तो इसमें जब 2 तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो इसका मतलब n की k की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो अब समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे हमने जो n की वैल्यू होती है यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से हमने क्या किया d की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये लास्ट टर्म हमने l माना हुआ है, तो d की वैल्यू निकाल के पुट किया और फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट्स किए और फिर k के एक्सप्रेशन को निकाला और फिर फाइनली हमने आंसर निकाला। ठीक है, अभी भी कोई डाउट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोला, इन द गिवन फिगर CP एंड CQ आर tangents to a circle with center O, ठीक है, ARB is another tangent touching the circle R, ठीक है, if CP is 11 सेंटीमीटर, ये पूरा 11 सेंटीमीटर है, EC is equal to CP, BC ये पूरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, then length of BR ये कितना होगा? अब देखो बहुत इजी है, तुम देखो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टैंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, इसका मतलब CQ भी 11 सेंटीमीटर होगा। अब CQ जब 11 सेंटीमीटर होगा तो इतना क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, 11 माइनस 6, और जब ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये BR भी 5 सेंटीमीटर होगा। Which one? The last one. ओके, व्हेन आई विल अपलोड द वीडियो ना जस्ट, अच्छा आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, लेकिन पब्लिक होगा ना, ये वीडियो जो DCDH होता पब्लिक होगा, तो आप YouTube पे देखिएगा, आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वापस जाना पड़ेगा अभी। ये समझ में आ गया 5 सेंटीमीटर क्यों होगा? ओके पीयूष आपने भेजा है दिस एक्टिविटी एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट, एमीटर आपको मैग्नीट्यूड भी बताता है, गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में होगा, यानी गैल्वेनोमीटर अगर ये इस साइड में है तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर ऐसे है तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर सीधा है इसका मतलब नो करंट इज देयर। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायरिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स से 50 एंड 100 टर्न्स रेस्पेक्टिवली, यानी कॉइल 1 कॉइल 2 है, मींस एक में 50 टर्न्स है और एक में 100 टर्न्स है, और आप जानते हो जितना आप टर्न बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म, अगर मींस करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म भी बढ़ेगा। ठीक है, इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल, ये रोल है नॉन मींस इंसुलेटर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो कॉपर वायर अब ये सोलेनॉइड की तरह वर्क कर रहा है। नाउ connect the coil 1 having large number of turns, अच्छा, in series with a battery, ओके इसका 100 है और इसका, ये कह रहा है
कनेक्ट द कॉइल 1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी इसके पास 100 टर्न्स है तो ऑटोमेटिकली इसके पास 50 है। अच्छा दिख भी कम रहा है। In series with the battery and a plug key, also connect the other coil with a galvanometer. Plug in key, observe the galvanometer. Is there a deflection in the needle? अब देखो जैसे ही आप इसको प्लग करोगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम प्लस डायरेक्शन टू द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, करंट फ्लो करेगा इसमें, तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला जो कॉइल है, ठीक है, दूसरा वाला जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिज्म से क्या होगा, when the current will flow, it will produce magnetism and this will induce current in this, जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा। So observe the galvanometer. Is there a deflection? You will observe that needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quickly returns to zero. यानी कि जैसे ही आप इसमें देखोगे फौरन एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, फिर फौरन वापस जीरो हो जाए। मतलब वो दिखाएगा करंट आया फिर जीरो, कॉन्टिन्यूअस करंट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप रिलेटिव मोशन करते हो तो मोशन होना चाहिए ना, एक बार मोशन हुआ उसके बाद अगर आपने उसको रोक लिया, क्योंकि यहां पे ये कॉइल है करंट फ्लो कर रहा है, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा थोड़ी देर के लिए। उधर झुकता है जिधर करंट आ रहा है भाई। नहीं, अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर मांगा ऐसे है तो करंट ऐसे जा रहा है ऐसे निकल रहा है। ठीक है, you will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side, just indicating a momentary circuit in coil 2. Disconnect coil 1 from the battery. You will observe that the needle momentarily moves but to the opposite side. It means that now the current flows in the opposite direction. ठीक है, मतलब पहले आएगा इधर और उसके बाद जब आप रिवर्स कर दोगे, मान लो ऐसे करंट का डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया, तो फिर अब गैल्वेनोमीटर इधर की तरफ शो करेगा, क्योंकि इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है as soon as the current in coil 1 reaches steady value or zero. Steady value means 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, चेंज नहीं आ रहा, तो उस वक्त फिर इसमें जीरो शो करेगा रीडिंग, गैल्वेनोमीटर में जीरो, क्योंकि करंट तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रहा है लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें पता है जो करंट इंड्यूस करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से होता है। अब ये नहीं है मैग्नेट आपने रखा हुआ है, कॉइल यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है तो करंट नहीं शो करेगा, आपको उसको मूव कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया तो एक इनिशियल लेवल के लिए, यानी पहले यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी लेकिन अचानक से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स में चेंज आता है, तो जिसकी वजह से शुरू में एक डिफ्लेक्शन दिखता है लेकिन वापस फिर ये गैल्वेनोमीटर जीरो पे आ जाए, और फिर जैसे ही आप इस बैटरी का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो फिर एक डिफ्लेक्शन रिवर्स साइड पे दिखेगा लेकिन फिर जीरो पे आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? और कोई क्वेश्चन?
ठीक है, चलो फिर कल टेस्ट की तैयारी करो। ठीक है, साइन ऑफ करें। यस, एसएसटी का टाइम, टेस्ट टाइम इज सेम 5:30 to 6। मैंने असाइन भी कर दिया, उस पर टाइम भी मेंशन है। जब भी आपको टेस्ट असाइन होता है तो उसमें टाइम मेंशन होता है नीचे की तरफ। ठीक है, ओके ओके, देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, स्टाफ।